हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड यू ऑल आर कनेक्टेड विद इन्फीपीडिया। तो इन्फीपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी का सेट 5 जी। सेट 4 तक आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपके पास प्लेलिस्ट है एसएससी कंप्यूटर के नाम से, वहाँ पे भी आपको सारी फाइल्स या सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, राइट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर जो एसएससी में पूछा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। और बेसिक कंप्यूटर सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बेसिक कंप्यूटर आना ही चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिक में लैक करते हैं, राइट। तो वहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में बेसिक पढ़ाने वाली हूँ। उस क्लास को आपको ज़रूर देखना चाहिए। हर स्टूडेंट को, इवन अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो भी उसको बेसिक कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास को आप सभी को बहुत ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं हम एसएससी का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इन द सेंस 61 इसलिए है क्योंकि सेट 1 to 4 में आपका 60 क्वेश्चंस कवर हो गए। आज हम 60 से 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड, यहाँ पे की मोड नहीं होगा, यहाँ पे होगा कीबोर्ड, राइट। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू क्लोज एन MS वर्ड 365। इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि MS 365 को क्लोज करने में यूज होता है? सी तो Alt F4 कौन सा शॉर्टकट है? Alt F4 की अगर बात करें तो किसी भी विंडो को अगर क्लोज करना है तो आप Alt F4 कर सकते हैं, या Ctrl+W, कंट्रोल के साथ अगर W प्रेस करेंगे तो भी आपकी करंट विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट F5 क्या होता है? Alt F5 क्या होता है? कंट्रोल F3 क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर शिफ्ट F5 की बात करें तो ये पावर पॉइंट में अगर स्लाइड शो करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है या कौन सा शॉर्टकट यूज होता है। तो शिफ्ट F5 आपका पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है Alt F3। तो Alt F3 आपका ऐड ऑटो टेक्स्ट एंट्री, ये क्या काम करता है? ऐड करता है ऑटो टेक्स्ट एंट्री टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। कहने का मतलब जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसकी जगह पे आप कोई दूसरी जगह कुछ दूसरा रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो ऑटो टेक्स्ट मतलब हो जाता है, उस टेक्स्ट की जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है Ctrl+F3। तो Ctrl+F3 आपका यूज होता है, कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर लोअर केस में करना है, ये क्या काम करता है आपका? लोअर केस द हाईलाइटेड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइटेड मतलब अगर उसको आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो हाईलाइट हो गया, और उसको अब आपको मान लीजिए वो कैपिटल में लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है ABC। अब इसको आपने पहले सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करके आप Ctrl+F3 कर देंगे तो ये लिख उठेगा ABC, मतलब लोअर केस में लिख उठेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही था। बाकी मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए कि किसके लिए क्या आपका हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। Which of the following registers hold the last instruction received in the instruction cycle? इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से डीकोड होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन में आपका जैसे मान लीजिए 2+2 एक इंस्ट्रक्शन है, तो किस तरह से पहले ऑपरेंड लिए जाएंगे, फिर ऑप कोड लिया जाएगा, तो एक एक चीज़ CPU आपका प्रोसेस करेगा, राइट। तो वो है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कि किस किस स्टेज से एक इंस्ट्रक्शन होकर गुजरता है। नाउ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड करेगा। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेटा होल्ड कर रहा है, राइट। कोई भी एड्रेस होल्ड नहीं किया जा रहा है, तो जो भी एड्रेस वाले ऑप्शन है उनको तो हम पहले ही आउट कर देंगे। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका क्या करता है? जो करंट एड्रेस है उसको, करंट इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करता है। तो करंट इंस्ट्रक्शन आपकी लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन भी तो हो सकती है कि सारी इंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बस लास्ट वाली बची है, तो लास्ट वाली अब क्या हो गई? करंट, मतलब तत्काल जो एग्जीक्यूट करनी है CPU को वो लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो कौन होल्ड करेगा इसको? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बफर रजिस्टर क्या करता है आपका? मेमोरी बफर रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शंस होल्ड की जाती हैं जो कि आगे आने वाली हैं,
कि इनके बाद भी हम इन इंस्ट्रक्शंस को या इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसको हम बफर में रख लेते हैं, ठीक है, कि इसके बाद कमी ना पड़े और ये आपका ये इंस्ट्रक्शंस रहे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर ले, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसमें करंट टाइम का एड्रेस, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस लिखा होता है। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट निर्देश कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका एड्रेस आपका प्रोग्राम काउंटर में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैच फंक्शन। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो कल की क्लास में मैंने मैच फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया है। एक क्वेश्चन आया था मैच फंक्शन का, वो हमने सॉल्व किया था, राइट। तो मैच फंक्शन आपका MS एक्सेल में होता है और इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। ये कह रहे हैं कि सर्च करता है, पहले मैच फंक्शन क्या करता है, पहले रेंज जो भी वैल्यू दी रहती है उसको उस सर्च करता है उस रेंज में, जो भी रेंज दी गई है, और उसके बाद अगर मिल जाता है तो उसका रिलेटिव पोजीशन बताता है। जैसे मान लीजिए 10 सर्च करना है, नंबर 10, और एक एरे दे दिया गया कि इस एरे में सर्च करना है, तो अब नंबर 10 अगर सेकंड पोजीशन पे है तो वो सेकंड पोजीशन आपको रिटर्न करेगा, फिफ्थ पोजीशन पे है तो फिफ्थ पोजीशन रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो जो भी आपको 1 0 जो भी आउटपुट बगल में लिखा रहेगा नंबर मैच टाइप में, वो आपका रिटर्न होगा, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड है द सिंटेक्स ऑफ मैच फंक्शन इज मैच, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप। तो मैच फंक्शन का वाक्य विन्यास मतलब मैच फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो ये है, बिल्कुल करेक्ट है। मैच फंक्शन का सिंटेक्स यही है कि कौन सी वैल्यू मैच करनी है वो यहाँ पे लिख दी गई, किससे मैच करनी है, कौन सा एरे है वो आपका यहाँ पे लिख दिया गया, और आपका अगर नहीं मिला तो आपकी कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है वो होता है। तो ये 3 आपकी फील्ड्स इसमें होती हैं। नेक्स्ट है द मैच फंक्शन रिक्वायर्स ऑल आर्ग्यूमेंट्स। मैच फंक्शन में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैच फंक्शन में होते हैं सारे होने चाहिए, नहीं ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आपको एक नंबर सर्च करना है, आपने सर्च किया और नहीं मिला तो वहाँ पे वो एरर दे देगा या -1 दे देगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारी फील्ड्स इसमें होनी ज़रूरी है। थर्ड वाली फील्ड हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे P एंड Q आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। द नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक व्हेन कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। सी कई बार मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि जब हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो नेटवर्क को फिल्टर कौन कर रहा है, आपको मैंने बताया था हब और स्विच का क्या काम था कि नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन डिवाइसेस के पास हो जाएगा, उनका मैक एड्रेस उसके पास है, अगर किसी के पास भी उसको मैसेज सेंड करना है तो वो पर्टिकुलर उसी डिवाइस को सेंड करेगा। तो पहले नेटवर्क में फिल्टर करेगा कि किसका मैक एड्रेस है मेरे पास और फिर उसको सेंड करेगा। तो नेटवर्क को फिल्ट्रेशन का काम आपका कौन करता है, स्विच। राउटर आपका क्या करता है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है, और नेटवर्क में जो भी डेटा पैकेट्स है उनको किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता उनके लिए सूटेबल है, वो कौन बताता है, राउटर। रिपीटर आपके सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मतलब आपके सिग्नल्स अगर वीक आ रहे हैं तो उन सिग्नल्स को कहीं से भी जोड़ तोड़ के इकट्ठा करके कि आपकी डाउनलोडिंग बंद ना हो, उसके लिए आपने सिग्नल्स को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। Which of the following shortcut keys is used to quickly create a new blank workbook in MS Excel 2010? MS Excel 2010 में अगर एक न्यू वर्कबुक बनानी है, एक ब्लैंक न्यू वर्कबुक बनानी है, तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो हो जाएगी Ctrl+N, राइट। Ctrl+W अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि जब विंडो को क्लोज करना होता है तो हम Ctrl+W प्रेस करते हैं, ठीक है। क्लोज करना है अगर विंडो को, किसको, करंट विंडो को अगर क्लोज करना है। करंट विंडो आपकी कोई भी हो सकती है, कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया है, MS वर्ड ओपन किया है, MS एक्सेल ओपन किया है, पावर पॉइंट ओपन किया है, कुछ भी विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन किया है, तो आपका Ctrl+W यूज़ होगा। Alt+N एंड Alt+W जो है वो आपके एक तरह से MS एक्सेल में काम नहीं करते, मतलब ये कॉम्बिनेशन MS एक्सेल में बहुत रेयर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका है 66
विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है, तेज होती है, वॉलेटाइल होती है, सबसे छोटी होती है, राइट। अब इसमें देखें क्या सही है उसके लिए। इट एक्ट एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो बिल्कुल सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। मेन मेमोरी डेटा अपलोड करती है कैश में और कैश फिर सीपीयू को डेटा देता है। तो ये बफर की तरह ही काम कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। इट इज़ स्लोअर दैन इट्स मेन मेमोरी। ये अपनी मेन मेमोरी से धीमी होती है, तो ये आपका गलत है। इट स्टोर्स डेटा इन टेम्परेरी यूज़, ये भी आपका सही है। इट कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे प्रोग्राम रखती है जो कम समय के लिए चलते हैं, मतलब जैसे आपने पीडीएफ ओपन किया थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, वीडियो ओपन किया थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। तो ऐसे वाले प्रोग्राम जो आप यूज़ करते हैं, जो यूज़र यूज़ करता है, वो कैश में जाते हैं। ये भी सही है। अब पूछा क्या है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, नंबर लाने के लिए जो आंसर चाहिए वो है बी। बी आपका गलत है, ठीक है। चले नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स इज प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन MS Word 2010। इनमें से कौन सा बटन क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस चेक करें 1 2 3 4 जो सेट्स बने हैं उसमें आप चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 2 बार मिल जाएगा। चारों में से दो बार तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा चारों वीडियोस में से। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बटन्स होते हैं आपके। कई बार पहले पूछा गया था कि इसमें से कौन सा गलत है ना। ये पूछा गया था कि रिबन के ऊपर रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, और ये इस तरह से भी पूछा गया। तो लैंग्वेज अलग अलग है बट आंसर आपका लगभग सेम ही होगा सबका। इसमें सेव, अंडू और रीडो 3 बाय डिफ़ॉल्ट बटन होती हैं, और अगर आप कुछ बटन से ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। In Gmail, when you receive a mail and want to send the mail in response to the same mail and only to the original sender, which one do you use? Gmail में आपको कोई ईमेल रिसीव हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए वो ईमेल एक से ज़्यादा लोगों को भेजा गया और आपको भी रिसीव हुआ है, और आप चाहते हैं उस बंदे को थैंक करना जिसने वो ईमेल आपको भेजा है, और आप चाहते हैं सिर्फ उसको थैंक करना है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने PDF भेजा है और वो PDF 5 और लोगों को भेजा है और आप चाहते हैं अपने दोस्त को थैंक यू बोलना, तो क्योंकि 5 और लोगों को तो बोलना चाहेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिप्लाई भी। डिफरेंस क्या है, जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो क्या करेंगे कि वही सेम ओरिजिनल मैसेज दोबारा, मतलब जो मैसेज आपके दोस्त ने भेजा था वही सेम मैसेज आपने उसको दोबारा भेज दिया। अब उसमें अगर 5 MB की PDF थी तो 5 MB की PDF भी उसके पास पहुँच गई। अब पहले तो आपने उस 5 MB PDF अपलोड किया, फिर 5 MB PDF को वो डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे डेटा ज़बरदस्ती जा रहा है, मतलब इतना बड़ा मैसेज दोबारा से फॉरवर्ड करने की क्या ज़रूरत है। तो जब भी हम फॉरवर्ड करते हैं ओरिजिनल मैसेज हमारा जाता है, जब भी हम रिप्लाई करते हैं उस मैसेज का एक संदर्भ आता है कि इस मैसेज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरा मैसेज आपका दोबारा से फॉरवर्ड नहीं होता। और रिप्लाई ऑल करना है तो आपका रिप्लाई जितने भी लोग हैं उसमें 2CC में सबके पास जाएगा, राइट। लेकिन अगर सिर्फ रिप्लाई करना है तो उसी के पास जाएगा जिसने मैसेज भेजा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आपको आंसर भी क्लियर होगा। रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आपको कौन सी फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ चाहिए। और विंडोज़ एक्सप्लोरर को हम फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ प्लस ई, विंडोज़ के साथ अगर ई बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है। विंडोज़ के साथ अगर W ओपन प्रेस करते हैं तो आपका क्या ओपन होता है, विजेट्स। अब ये विजेट्स क्या है, विजेट्स आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में जो 3 बटन्स होते हैं, अगर आप स्क्वायर बटन पे ज़्यादा देर तक क्लिक करके रखते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे कुछ ऐप्स ओपन हो जाती हैं। एक यहाँ पे कुछ ऐप्स ओपन हो जाएंगे, राइट, जिनमें क्रॉस भी बना होता है कि इनको क्रॉस कर सकते हैं आप। तो विजेट्स एक तरह से आपका क्या है, एक छोटा सा क्विक एक्सेस एप्लीकेशन का शॉर्टकट है कि अगर आप चाहें तो इनको आप अपने स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्विक एक्सेस है, आपने उस बटन को क्लिक कर किया और आपका अगर मोस्ट रिसेंटली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं उनमें से, ठीक है। तो ये आपका विजेट्स
का फीचर दिया ही क्यों जाता है, क्योंकि मान लीजिए कुछ एप्लीकेशन है जो कि अंदर रखी हुई है, कुछ आपके डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे रखी हैं, कुछ आप चाहते हैं जो जैसे कैलकुलेटर ओपन किया या वेदर आपको देखना है या फिर सेटिंग्स में जाना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी विजेट्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट है विंडोज़ प्लस आर, अगर आपको रन कमांड ओपन करना है या रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या रन कमांड ओपन करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस आर, सॉरी विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ की के साथ अगर हम आर करेंगे तो आपका रन, और इस ये क्या होता है, क्विक लिंक ओपन करने के लिए, सॉरी क्विक लिंक ओपन करने के लिए, क्विक लिंक एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विंडोज़ प्लस एक्स, क्विक लिंक मेन्यू। क्विक लिंक मेन्यू क्या है, अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको आपको रिसेंटली, मतलब हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होता है, राइट, तो उन वेबसाइट्स को आप किस में रख सकते हैं, क्विक लिंक में, या उन फोल्डर्स को आप क्विक लिंक में रख सकते हैं कि आपको अगर उसको ओपन करना है तो अब आपको नहीं पता कि क्विक लिंक में कौन सा आपको चाहिए, तो आपने डायरेक्ट विंडोज़ प्लस एक्स किया, क्विक लिंक मेन्यू ओपन हो, आप जहाँ पे जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको यूज़ करना है उसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द सर्वर एक्ट एज अ सेट ऑफ components that are accessible to software developers through APIs defined by the platform। कहने का क्या मतलब है कि सर्वर घटकों के एक समूह के रूप में कार्य करता है, मतलब जो सर्वर है उनके कंपोनेंट्स के रूप में काम करता है जो प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित एपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुगम्य है। देखें एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस। किसी भी एप्लीकेशन, जैसे आपको क्या करना है, एक वेबसाइट बनाई, अब इस वेबसाइट पे आपको लिंक देना है फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, तो या तो आप क्या करें, पूरा का पूरा कोड फेसबुक का लाके वेबसाइट पे लिखें, या तो आपने क्या किया, सिंपल एक एप्लीकेशन इंटरफेस है, आपने वहाँ पे क्लिक किया, आप जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे आप कहाँ पे चले जाएंगे, किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में या इवन सब वेबसाइट में जो लिंक दिए होते हैं वो डायरेक्ट किस वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर रही हैं, उन वेबसाइट्स पे, राइट। तो उनको हम बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन इंटरफेस। तो ये आपका किसके लिए यूज़ होता है, ये एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन इंटरफेस किसका बनाया जाएगा, एप्लीकेशंस का। मेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजने के लिए हम मेल का यूज़ करते हैं। डेटाबेसेस, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मान लीजिए फाइल का साइज बहुत बड़ा है तो हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल में क्या फैसिलिटी है कि आपकी फाइल्स तभी ट्रांसफ़र होंगी जब उनका, जैसे मान लीजिए अगर जीमेल की बात करें तो 25 MB तक की ही फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर का करना है तो आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, डैश कैन ईदर बी मालवेयर और हार्डवेयर। The main purpose of this malware is to record the keys pressed by a user on the keyboard। बहुत आसान है ये, मैंने आपको बताया कीबोर्ड। अब अगेन ये शायद तीसरी बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये 2 बार और पूछा जा चुका है। आप अगर 1 से लेके 4 तक के सारे सेट्स देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। भाषा अलग है लेकिन परिभाषा वही है, ठीक है, और आंसर वही है। कीबोर्ड की मॉनिटरिंग करनी है, मतलब उद्देश्य क्या है, मेन चीज़ कीबोर्ड को मॉनिटर करना है कि आप कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज प्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका एक की लॉगर हो सकता है। कैसा स्पाईवेयर है, की लॉगर। रूट किट आपके रूट या सिस्टम फाइल्स पर अटैक करता है। ट्रोजन हॉर्स किसी वैध सॉफ्टवेयर के पीछे छिप कर आता है। वॉर्म आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, एक तरह से नेटवर्क वायरस इसको बोल सकते हैं, नेटवर्क मालवेयर इसको बोल सकते हैं, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा की लॉगर। कीबोर्ड को जब मॉनिटरिंग की जाती है, कीबोर्ड का जो रिकॉर्ड रखा जाता है छुपकर, उसको हम की लॉगर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पोर्ट ट्रांसमिट्स a byte 1 bit at a time as a single stream of bits. This slow speed is meant to transmit data over long distances. एक ऐसा पोर्ट है जो एक बार में 1 बाइट का 1 बिट, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में आपके पास 8 बिट होती हैं, और ये कह रहे हैं 1 बाइट का 1 बिट, एक बार में 1 बाइट का 1 बिट ही ट्रांसफर करेगा, है ना।
बिट्स टू सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। सिंगल स्ट्रीम मतलब अगर 8 बिट ट्रांसफर करनी है, 8 बिट मान लीजिए ये है 1 0 1 1 0 0 1 0, मान लीजिए ये 8 बिट का डेटा है। अब इसको ट्रांसफ़र करना है तो पहले 1 ट्रांसफ़र होगा, जब ये पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, मतलब ये एक एक करके ट्रांसफ़र होगा। यह धीमी गति का डेटा लंबी दूरी, जब लॉन्ग डिस्टेंस हमें ट्रांसफ़र करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं और इसको बोला जाता है सीरियल। पैरेलल मतलब सारे के सारे एक साथ ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है, और सीरियल मतलब एक एक करके ट्रांसफ़र किया जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस एक तरह का आपका पोर्ट है जिसका यूज़ किया जाता है। कोई भी जैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है आपको तो आप USB का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डिस्प्ले भी आपका पोर्ट है, ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट आपका जैसे HDMI VGA पोर्ट से वैसे ही आपका डिस्प्ले पोर्ट है, राइट। अल्ट्रा HD जो भी डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे IP पैकेट में कैसे खंडित किया जाना चाहिए। मतलब इंटरनेट पे डेटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सचेंज्ड ओवर द इंटरनेट एंड हाउ इट शुड बी सेगमेंटेड इनटू IP पैकेट्स। कैसे IP पैकेट्स में वो ब्रेक होना चाहिए, सेगमेंटेड होना चाहिए, और किस तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये सब कौन गवर्न करता है। तो ये प्रोटोकॉल पूरा का पूरा सूट है आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है इसको बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? 4 लेयर होती हैं, और इन 4 लेयर से हम ये कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहिए। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये आपके एप्लीकेशन लेयर, मतलब TCP की जो चौथी लेयर है उस पर ये वाला प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वाला प्रोटोकॉल भी TCP के चौथी लेयर पे ही काम करता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। एंड PPP क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, राइट। नाउ तो अब आपको पता चल गया कि TCP क्या है। ये पूरा सूट है जिसमें आपकी 4 लेयर काम करती हैं, और उन 4 लेयर से पूरा का पूरा गवर्न होता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो विंचेस्टर डिस्क या HDD जिसको बोलते हैं ये मैग्नेटिक डिस्क है। डिस्क पैक भी मैग्नेटिक डिस्क है। जिप डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क है, लेकिन DVD आपकी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है ना। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपकी कैसी है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो यहाँ पे A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फ्लैश ड्राइव। इसमें से फ्लैश ड्राइव हम किसको बोलते हैं? पेन ड्राइव को, हार्ड डिस्क ड्राइव को, SSD को, या डिस्क एरे को। सी फ्लैश ड्राइव की अगर हम बात करें तो फ्लैश ड्राइव आपकी बोली जाती है सॉलिड स्टेट ड्राइव को, राइट। पेन ड्राइव, HDD एंड डिस्क एरे नहीं, सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लैश ड्राइव, क्योंकि फ्लैश मेमोरी से बनी होती है इसी वजह से। और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी बोलते हैं SSD को, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द विंडोज 10 होम स्क्रीन सिलेक्टेड आइटम। मतलब अगर आपने विंडोज 10 होम स्क्रीन, विंडोज 10 की अगर होम स्क्रीन है तो उसमें कौन सा शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे? क्या करने के लिए? प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए, है ना। आपको अगर प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे? तो वो हो गया Alt+Enter,
क्या यूज़ करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर किस लिए होता है, कंट्रोल प्लस एंटर आपका वर्ड फाइल में अगर आप देंगे तो ये पेज ब्रेक के लिए यूज़ होता है। किस लिए, पेज ब्रेक के लिए यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की अगर हम बात करें तो ये आपका एक तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपका एक्सेल शीट में, एक्सेल क्योंकि सारे शॉर्टकट हर जगह पे नहीं चलते और सब जगह पे आपको सारे शॉर्टकट्स याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक्सेल शीट में अगर पूरी की पूरी एक्सेल शीट आपको क्या करनी है, कॉपी करनी है, राइट, या पूरी कॉपी सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे तो एक्सेल शीट हो गया या वर्ड फाइल हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कोई जरूरी नहीं कि हर कॉम्बिनेशन आपका काम ही करे, राइट। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, एन इंसिडेंटल प्रोग्राम और कोड दैट अटैचेस itself to another piece of software and then reproduces itself when that software runs। एक सांसर्गिक प्रोग्राम या कोड जो स्वयं को सॉफ्टवेयर के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर उसे सॉफ्टवेयर के चलने पर खुद को पुनः पेश करता है। ये देखिए कितना सजा के वर्ड आपको दिया गया है, लेकिन ये कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि क्या करता है कि खुद को एक, जैसे किसी फाइल है, किसी वायरस का काम क्या होता है, किसी माध्यम का इस्तेमाल करता है वो, तो किसी सॉफ्टवेयर या किसी फाइल के पास हो जाएगा और जैसे ही उसको आप रन करेंगे तो वो भी पुनः अपने आप को पेश कर देता है, रन हो जाता है, राइट। कितना सजा की ये चीज़ें बोली गई। तो वायरस का काम होता है कि अपना कॉपी करता है, वो कॉपी इटसेल्फ, खुद की कॉपीज क्रिएट करता है और बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। स्पाईवेयर क्या है, छुप कर आता है किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे और आपके सिस्टम पर अटैक करता है। एडवेयर एडवर्टीजमेंट के पर्पज से बनाए गए, बट एडवेयर भी आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। छिपकर कोई भी जानकारी आपकी ली जाए वो सही नहीं है, तो ये भी एक तरह का स्पाईवेयर है। ट्रोजन किसी भी वैध दिखने वाले सॉफ्टवेयर के पीछे छिपकर आता है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ये भी एक तरह का क्या है, स्पाईवेयर, ठीक है। ये दोनों स्पाईवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, Which of the following is incorrect about Central Processing Unit? Central Processing Unit की अगर बात करें CPU, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है उसके बारे में। तो पहला है द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इनपुट, कन्वर्टिंग इट इनटू द सिग्नल एंड स्टोरिंग इट फॉर द ऑपरेशन। जबकि आपको पता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सिर्फ जोड़, गुणा, घटाना, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर बोलेंगे तो ये हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। बाकी द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, तो बिल्कुल सही बात है ये कि कंट्रोल यूनिट जो है वो डायरेक्ट एंड मैनेज करता है जो भी ऑपरेशन है आपके, राइट। अगर हम इसकी बात करें, ये गलत नहीं है, ये सही है, इस वजह से इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सी, अब बाकी सारे सही ही होंगे बट एक बार पढ़ लीजिए इसको। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस एंटर एंड एग्जिट द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस क्रम को नियंत्रित करता है जिसमें निर्देश आते हैं, प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है या कैसे प्रोसेस किया जाता है वो कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट। ALU को हम क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। बिल्कुल ALU को मैथमेटिकल ब्रेन बोल सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो करता है ALU। तो ये सारे सही हैं लेकिन उस प्रश्न के हिसाब से A गलत है, ठीक है, इस वजह से वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, डाउनलोडिंग कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला है डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपीइंग फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन। बिल्कुल सही बात है। डाउनलोडिंग का मतलब है कि आप सर्वर से किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं, कहाँ पे, मशीन में, ठीक है। नाउ तो ये आपका क्या है, सही, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट मेमोरी टिक नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि आंसर नहीं है ये, ठीक है, ये सही है। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर
टू डाउनलोडिंग एनीथिंग। अब आपको अगर कुछ को डाउनलोड करना है तो वेब सर्वर पे मेमोरी हो ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके सिस्टम पे मेमोरी होनी चाहिए, राइट। ये आपका एक बार होल्ड करते हैं, ये गलत हो सकता है। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर। अपलोडिंग का क्या मतलब होता है, आप फेसबुक पे इमेज अपलोड करते हैं तो अपने सिस्टम से सर्वर पे अपलोड करने हैं, राइट। तो अपलोड मतलब जब आप सिस्टम से या अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से किसी सर्वर पे, वेब सर्वर पे या इंटरनेट पे डेटा को लोड करते हैं, उसको बोला जाता है अपलोड। और वेब सर्वर से अपने सिस्टम पे अगर आप डेटा को लेकर आते हैं, सेव करते हैं, तो उसको बोला जाता है डाउनलोड। लास्ट है आपका डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू द वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग। बिल्कुल सही बात है। डेटा मतलब अब अगर आप अपने सिस्टम से वेब सर्वर पर डेटा भेज रहे हैं तो वो एक ट्रेवल ही तो कर रहा है कि आपके सिस्टम से वेब सर्वर तक एक यात्रा ही हुई उसकी। ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ तो गलत कौन सा हुआ, बी वाला। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट प्रश्न है आपका। देखिए इसका क्या आंसर होगा। अ रीडिंग यूनिट दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इन कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर। बहुत आसान है, अगर आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। तो ये आपका डिजिटाइजर आपने कहाँ पे देखा होगा, जब अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया तो आपने देखा होगा एक पैड की तरह ब्लैक कलर का रखा रहता है, उस पर आप कुछ लिखिए तो आपको आउटपुट कहाँ पे मिलता है, स्क्रीन पे, मॉनिटर पे। अगर आपने साइन किया तो वहाँ पे, या फिर यूट्यूब पे जो क्लासेस लेते हैं तो आपने देखा होगा नीचे देख के कुछ लिख रहे हैं और स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो वो भी आपका वाकॉम का डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट पर लिखते हैं, राइट। तो डिजिटाइजर तो नहीं होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का क्या काम है कि कोई भी हैंड रिटन अगर नोट्स है या फिर कोई भी ऐसा पीडीएफ है जो कि कॉपी नहीं हो रहा है, उसको एक एक कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देता है एडिटेबल फाइल में, राइट। कि अब उस पर आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, राइट। तो हैंड रिटन नोट्स को या कोई भी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करता है एडिटेबल फाइल में आपका OCR। और यही तो बोला जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है कि एक रीडिंग इकाई है, राइट। और क्या करती है ये, मुद्रित पाठ्य कैरेक्टर को कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या होता है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कार्ड रीडर नहीं कैरेक्टर रीडर होगा यहाँ पर। ये क्या होता है कि अब जो आपने देखा होगा बैंक का चेक, तो बैंक के चेक में नीचे क्रॉस क्रॉस बना होता है, राइट। ये क्रॉस क्रॉस आपका क्या है, ये मैग्नेटिक इंक से क्रॉस क्रॉस बना होता है। अब इसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की ही ज़रूरत पड़ती है, या मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल जैसे आपका माउस होता है उसी तरह से आपका ट्रैक बॉल भी होता है, और ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका बेसिक से स्टार्ट होगा कंप्यूटर। मंडे से आपके कंप्यूटर बेसिक की क्लास है, तो उस क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिए। और उस क्लास की टाइमिंग मैं आपको चैनल पे अनाउंस कर दूंगी। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है कंप्यूटर साइंस बाय इन्फी मैम। वहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं आप क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।